अपनी साइको फियांसे फोंग बैंक से जान बचाकर भागते हुए मैं छिपने के लिए एक हाई स्कूल में घुस गया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि वहां मौजूद 300 छात्रों के साथ मैं भी आतंकवादियों का बंधक बन गया। तभी एक आतंकवादी ने मेरे हाथ में बंदूक थमा दी और ठंडी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना है तो अपने पैरों के पास बैठी इस लड़की को गोली मार दो। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबको लगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रिगर दबा दूंगा। यहाँ तक कि स्क्रीन पर सब देख रही मेरी स्पेशल फोर्स ऑफिसर मंगेतर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल मैं अचानक घूम गया और मेरे हाथ की बंदूक जैसे मौत का नाच करने लगी। सिर्फ 3 सेकंड में 3 गोलियां चली और 3 आतंकवादी जमीन पर लाश बनकर गिर चुके थे। पूरा स्पेशल फोर्स कंट्रोल रूम सन्न रह गया। मेरी मंगेतर, जो हमेशा मुझे निकम्मा समझती थी, सदमे में खड़ी रह गई। सारे बड़े अधिकारी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। पूरी स्पेशल फोर्स यूनिट मेरी स्किल देखकर दंग रह गई। लेकिन जब उन्होंने मेरी फाइल खोली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फाइल पर लिखा था, राजधानी का नंबर 1 ट्रबल मेकर, होंग जैन हाई स्कूल, जांगलिंग सिटी के शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा सिरदर्द। और इस वक्त स्कूल के बाहर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा था। पूरे इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। सैकड़ों हथियारबंद पुलिस वाले लोहे की दीवार की तरह स्कूल को घेरे खड़े थे। हर कोई पूरी तैयारी में था, किसी भी पल अंदर घुसने को तैयार। पुलिस लाइन के बाहर हजारों लोग जमा थे। हर तरफ बस डर, तनाव और फुसफुसाहट थी। स्कूल के गार्ड रूम में मेयर और पुलिस चीफ ने कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रखा था। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि ऑडिटोरियम के कोने में छात्र डरे सहमे बैठे थे। उनके चारों तरफ 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी खड़े थे। करीब 300 हाई स्कूल छात्र बंधक बने हुए थे। उनकी जान बस एक धागे पर टिकी हुई थी। चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरा मन कर रहा था कि खुद को जोरदार थप्पड़ मारूं। मैं तो बस उस लड़की से मिलने स्कूल आया था जिससे मेरी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। किसे पता था कि मैं सीधे आतंकवादी हमले में फंस जाऊंगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, कोच सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम को एक होस्ट चाहिए जो अलग अलग यूनिट्स का इंस्ट्रक्टर बन सके, तभी आगे के सिस्टम रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे। पहली बार सिस्टम एक्टिवेट होने पर बधाई हो, आपको मास्टर लेवल पिस्टल स्किल बुक दी जाती है। क्या आप इसे तुरंत सीखना चाहते हैं? मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए तुरंत हाँ चुन लिया। अचानक मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में मैंने पिस्टल चलाने की हर तकनीक पूरी तरह सीख ली। उसी वक्त अचानक टूटी फूटी चीनी भाषा में एक आवाज सुनाई दी और अगले ही पल एक काली बंदूक की नली सीधे मेरे माथे पर टिक गई। लड़के, खड़ा हो जा। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने डर की एक झलक तक नहीं आने दी। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरे सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी त्वचा कोयले जैसी काली थी और आंखें बेहद डरावनी। वो किसी दक्षिण पूर्व एशियाई गैंगस्टर जैसा लग रहा था। उसके एक हाथ में असॉल्ट राइफल थी जो सीधे मेरे सिर पर तनी हुई थी। उसकी डरावनी मुस्कान किसी दानव जैसी लग रही थी। फिर उसने अपनी कमर से एक पिस्टल निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। वो घोड़े जैसी भारी आवाज में गर्जा, ये ले और इसे गोली मार दे। उसकी नजर मेरे पैरों के पास बैठी खूबसूरत लड़की पर गई, वही लड़की जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले फ्लर्ट कर रहा था। पूरा ऑडिटोरियम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जोर से सांस लेने की भी। बस उस आतंकवादी की डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिससे हर किसी का दिल डर से कांप रहा था। वहीं जमीन पर बैठी लड़की ने भी धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी डरी हुई आंखें बेबस होकर मुझे देख रही थीं। तभी आतंकवादी फिर दहाड़ा, क्या घूर रहा है, गोली मार इसे। उसने बंदूक मेरे सिर पर और जोर से दबा दी, लेकिन मेरा चेहरा अब भी शांत था। ये देखकर आतंकवादी खुद थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसे लगा कि बंदूक के डर से मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। फिर मैंने धीरे से उसके हाथ से पिस्टल ले ली। आतंकवादी हंस पड़ा। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी। उसने जमीन पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया, मार डाल इसे। पूरा हॉल खामोश था। उन आतंकवादियों को लोगों की जिंदगी से खेलना मजेदार लग रहा था। वे इंसान नहीं, राक्षस थे। मेरा मन कर रहा था कि उसी वक्त उस कमीने को गोली मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मुझे सही मौके का इंतजार करना था। फिर मैंने नीचे बैठी लड़की की तरफ देखा। वो बुरी तरह रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती आवाज में उसने मेरी तरफ देखा। तभी पास खड़ा आतंकवादी खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, जल्दी कर, गोली मार इसे, वरना इसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पूरा ऑडिटोरियम चुपचाप ये सब देख रहा था, लेकिन किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। इन आतंकवादियों की क्रूरता ने सबको अंदर तक डरा दिया था। सबकी निगाहें मेरी पीठ पर टिकी थी। हर कोई सोच रहा था, क्या मैं सच में ट्रिगर दबा दूंगा? शायद हाँ। आखिर कौन मरना चाहता है? और अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो हम दोनों की मौत इससे भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली थी। इसी बीच जांगलिंग सिटी के स्पेशल ऑपरेशंस मिलिट्री रीजन में कई बड़े सैन्य अधिकारी आमने सामने बैठकर एक नई स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने पर चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय योजना के अनुसार देश भर में 3 नई स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई जानी थी और उनके सैन्य क्षेत्र को सौभाग्य से उनमें से एक यूनिट बनाने का आदेश मिला था। लेकिन यह कोई साधारण यूनिट नहीं थी। उन्हें एक महिला स्पेशल फोर्स यूनिट तैयार करनी थी। एक अधिकारी
गंभीर स्वर में बोला, सबसे बड़ी समस्या मानव संसाधन की है। आप लोगों के हिसाब से इन महिला सैनिकों और जासूसों को ट्रेन कौन करेगा? तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आवाज बेहद जल्दबाजी भरी थी। अगले ही पल पूरा कैमोफ्लाज पहने एक सैनिक तेजी से अंदर घुसा। रिपोर्ट सर, अभी अभी शहर से इमरजेंसी खबर आई है। शहर में आतंकवादी हमला हुआ है। सिटी पुलिस हालात संभाल नहीं पा रही। उन्होंने हमारी मदद मांगी है। ये सुनते ही कमरे में बैठे सभी बड़े अधिकारी एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर उनके चेहरे तुरंत बदल गए। सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद जांगलिंग स्पेशल ऑपरेशंस मिलिट्री रीजन के हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुके थे। एक पूरी स्पेशल फोर्स यूनिट और सैनिकों की बटालियन को तुरंत शहर की ओर रवाना कर दिया गया। उधर होंगशान हाई स्कूल के बाहर पुलिस बैरिकेड के पीछे खड़े लोग अंदर से आने वाली खबर का इंतजार कर रहे थे। नेगोशिएशन एक्सपर्ट अब भी लाउड स्पीकर से आतंकवादियों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर मौजूद हथियारबंद गुंडों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तक कोई नहीं समझ पाया था कि वे आखिर चाहते क्या थे। क्या वे आत्मघाती मिशन पर आए थे या ये सिर्फ एक किडनैपिंग थी? इसी वजह से जबकि स्वॉट टीम पूरी तरह तैयार खड़ी थी, फिर भी वे बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिर अंदर लगभग 300 बंधक मौजूद थे और सबसे बुरी बात यह थी कि वह जगह एक स्कूल था। सभी बंधक हाई स्कूल के छात्र थे। उनमें से कई शायद पूरे प्रांत के टॉपर छात्र भी हो सकते थे। आज की यह घटना जनता के बीच भारी दबाव पैदा करने वाली थी। अगर बंधकों की बड़ी संख्या में मौत हो जाती तो सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया इस खबर को देखती। यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि का सवाल बन चुका था। इसीलिए पूरे इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर कोई पसीने में डूबा हुआ था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। सभी फोर्स तैनात हो चुकी। मिलिट्री रीजन की सेना कब तक पहुंचेगी? जांगलिंग शहर का मेयर स्क्रीन पर ऑडिटोरियम का लाइव फुटेज देखते हुए गुस्से से कांपती आवाज में पूछ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे आज का मामला शांति से सुलझ भी जाए, उसका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है। शहर सरकार के बड़े अधिकारी अनुमान लगा रहे थे कि यह शायद एक आत्मघाती आतंकी हमला है, जिसका मकसद शहर में डर और अराजकता फैलाना था। हालांकि आतंकवादियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन शायद वे किसी और खतरनाक योजना की तैयारी कर रहे थे। और चाहे जो भी हो, स्थिति पहले ही बेहद गंभीर बन चुकी थी। अगला कदम एक ऐसी तबाही ला सकता था जिसे रोका नहीं जा सके। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से स्कूल के गेट के सामने आकर रुकी। अगले ही पल सैकड़ों पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक बाहर निकल आए। बिना किसी आदेश का इंतजार किए वे तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए और स्कूल के हर महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया। वे किसी भी क्षण अंदर घुसकर हमला करने के लिए तैयार थे। सिक्योरिटी रूम का दरवाजा जोर से खुला। स्पेशल फोर्स टीम के सदस्य तेजी से अंदर आए और सीधे कम्युनिकेशन उपकरणों की तरफ बढ़े ताकि आतंकी हमले की लाइव स्थिति देख सकें। हम शार्प ब्लेड असॉल्ट टीम है, हमें मौके की पूरी जानकारी चाहिए। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहनने, हाथ में असॉल्ट राइफल लेके हैंग ने गंभीर नजरों से स्क्रीन की तरफ देखा। स्वॉट टीम लीडर ने तुरंत रिपोर्ट दी। तीनों आतंकवादी हमारी नजर में हैं, लेकिन ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद है। स्नाइपर्स को साफ शॉट नहीं मिल सकता और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके और साथी बाहर से मदद नहीं कर रहे। ये लोग किसी विदेशी संगठन से जुड़े लगते हैं। अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई, लेकिन उनकी योजना और मूवमेंट बेहद प्रोफेशनल है। संभव है कि वे किसी बड़े आतंकी संगठन के सदस्य हों और सबसे खतरनाक बात, वे जानबूझकर समय खींच रहे हैं। हमें शक है कि उनका कोई दूसरा मकसद भी हो सकता है। पुलिस चीफ और स्वॉट टीम लीडर ने जल्दी जल्दी पूरी स्थिति समझाई। अब स्पेशल फोर्स को हालात की गंभीरता समझ आ चुकी थी। तांग शियान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक चमक रही थी। वह लगातार मॉनिटर को घूर रहा था। अचानक उसने स्क्रीन पर दिख रहे एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठाई। ये क्या है? यहाँ तो 4 हथियारबंद लोग दिख रहे हैं। तुम लोग 3 क्यों कह रहे हो? मेयर ने स्क्रीन की तरफ देखा। तांग शियान जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था वह मैं था। उस समय मेरे हाथ में बंदूक थी और मेरी पीठ कैमरे की तरफ थी, इसलिए गलतफहमी होना आसान था। स्वॉट कप्तान तुरंत बोला, वह लड़का बंधक है। आतंकवादी उसे मजबूर कर रहे हैं। वे उससे उस लड़की को खुद अपने हाथों से मरवाना चाहते हैं। धत्त तेरे की, ये हरामी मरने लायक हैं। स्पेशल फोर्स के सैनिक गुस्से से भर उठे। अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वे आतंकवादी इतने विकृत और क्रूर होंगे। उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय थी, आज कोई ना कोई जरूर मरेगा। या तो वह लड़की मरेगी या फिर हम दोनों साथ मरेंगे। तभी मॉनिटर से आतंकवादी की डरावनी आवाज फिर गूंजी, जल्दी करो, मैं तुम्हें आखिरी 1 मिनट दे रहा हूँ। इसके तुरंत बाद सबने मुझे धीरे धीरे अपना हाथ उठाते देखा। मैंने बंदूक उस लड़की की तरफ तान दी
जो मेरे पैरों के पास बैठी थी। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद कई लोग आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि अगले पल क्या होने वाला है। हालात इतने दर्दनाक और क्रूर थे कि कोई भी इंसान इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति दिल से जानता था कि अगर वो मेरी जगह होता तो शायद वही फैसला करता, क्योंकि हर इंसान मौत से डरता है, कोई मरना नहीं चाहता। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग तनाव में थे। स्वॉट टीम का कप्तान घबरा कर बोला, अब क्या करें? बातचीत जारी रखें या सीधे हमला कर दें? समय तेजी से निकल रहा था। अगर देर हुई तो और लोग मारे जा सकते थे। तभी इचिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुरंत कार्रवाई करनी होगी, सब लोग तैयार हो जाओ। लेकिन तभी उसकी बात अचानक बीच में ही रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, उसकी आंखें फैल गईं। सिर्फ वही नहीं, सर्विलांस स्क्रीन देख रहे कमरे के सभी लोग अचानक सन्न रह गए। पूरा कंट्रोल रूम बिल्कुल खामोश हो गया, मानो समय ही रुक गया हो। क्योंकि उसी पल मैंने धीरे धीरे बंदूक उठाई और उसे उस लड़की की तरफ तान दिया। सबको लगा अब मैं ट्रिगर दबा दूंगा, लेकिन अगले ही सेकंड मैं अचानक पीछे की तरफ घूम गया। मेरा शरीर पीछे झुका और उसी के साथ मेरा हाथ बिजली की तरह पीछे घूम गया। धड़ाम! पहली गोली चली, किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। अगले ही पल मेरे सामने खड़ा आतंकवादी सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी थी। उसकी आंखों में अभी भी वही क्रूर मुस्कान जमी हुई थी, लेकिन अब वो मर चुका था। पूरा ऑडिटोरियम चीखों से गूंज उठा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बाकी दो आतंकवादियों के चेहरे डर से बदल गए। उन्हें समझ आ चुका था कि मामला पलट चुका है, लेकिन उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं पीछे गिरते हुए दोबारा बंदूक घुमा चुका था। बिना निशाना लगाए मैंने दूसरी गोली चला दी। धड़ाम! दूसरा आतंकवादी भी वहीं ढेर हो गया। दीवार पर खून के छींटे फैल गए। अब आखिर आतंकवादी पूरी तरह बौखला चुका था। उसने तुरंत अपनी असॉल्ट राइफल मेरी तरफ तान दी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन मैं उससे तेज था। मेरी बंदूक पहले ही उसकी तरफ घूम चुकी थी। धड़ाम! तीसरी गोली चली और अगले ही पल आखिरी आतंकवादी भी जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसकी चलाई गोली मेरे गाल को छूती हुई निकल गई, जिससे मेरे चेहरे पर खून की एक लकीर बन गई। पूरा ऑडिटोरियम चीखों और रोने की आवाजों से भर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है, लेकिन स्कूल के बाहर बने कंट्रोल रूम में पूरा माहौल बिल्कुल अलग था। वहां मौजूद सभी अधिकारी और स्पेशल फोर्स सदस्य स्क्रीन को घूर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था एक अकेले लड़के ने कुछ ही सेकंड में 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया था। सबको लगा था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को मार दूंगा, लेकिन मैंने शुरुआत से ही हार मानने का फैसला नहीं किया था। मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर सभी बंधकों को बचाने का रास्ता चुना था। उसने एक बेहद रोमांचक और निर्णायक काउंटर अटैक किया था। इतनी हिम्मत और साहस सच में हैरान कर देने वाला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बस 20-22 साल का एक नौजवान दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका सिर्फ उसकी उम्र नहीं थी, बल्कि वो तरीका और उसका नतीजा था। वे तीनों गोलियां हर एक सीधा मौत देने वाली। उसका वो अविश्वसनीय कमबैक किसी सपने जैसा लग रहा था। सब कुछ इतना अवास्तविक था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वहां मौजूद हर इंसान इस दृश्य से पूरी तरह हिल चुका था। ये पल सबके दिलों में हमेशा के लिए छप गया। ये लड़का आखिर है कौन? इसका बैकग्राउंड क्या है? स्वॉट टीम के कप्तान ने सबसे पहले यही कहा। उसके चेहरे पर डर और आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं, लेकिन उसकी वो तीनों गोलियां कमाल की थीं। उसने सिर्फ हाथ घुमाकर लगातार 3 शॉट फायर किए और तीनों सीधे जानलेवा निकले। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के डायरेक्टर ने प्रशंसा भरी आवाज में कहा, ये काम तो कई एलीट स्पेशल फोर्स सैनिक भी नहीं कर सकते। कमाल है, सच में कमाल। इतनी कम उम्र में ऐसा असली हीरो। मेयर भी खुशी से ताली बजाने लगा। संकट टल चुका था और वह मेरे प्रति बेहद आभारी था। तांगिनी ने गंभीर स्वर में कहा, इसकी निशानेबाजी हमारे गन किंग से भी ज्यादा खतरनाक है। ये उसे भी पीछे छोड़ चुकी है। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर जमे उस लड़के को घूर रही थी। वह अब तक सदमे से बाहर नहीं आई थी। सब कुछ बहुत तेज हुआ, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। वोंग येनबिन बोला, इस वीडियो को वापस ले जाकर स्लो मोशन में फिर से देखना पड़ेगा। बाकी फाल्कन स्पेशल फोर्स सदस्य भी सहमति में सिर हिलाने लगे। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, जल्दी कार्रवाई करो, पूरे इलाके को सुरक्षित करो और हर खतरे को खत्म करो। हैंग वोंग ने आदेश दिया। तुरंत सैनिक और स्पेशल पुलिस एक्टिव हो गए। पूरा स्कूल खंगाला जाने लगा ताकि कोई आतंकवादी छिपा न रह जाए। साथ ही सभी बंधकों की सुरक्षा भी की जा रही थी। कुछ ही देर में रेड माउंटेन हाई स्कूल पूरी तरह अफरा तफरी और हलचल से भर गया। उधर ऑडिटोरियम में आतंकवादियों की मौत के बाद लोगों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। सब लोग जमीन पर पड़ी 3 लाशों को डरे हुए चेहरों के साथ घूर रहे थे। वहीं कई छात्र और शिक्षक बार बार दूर पड़े उस युवक की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी, उत्साह और डर एक साथ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरी पल में वही आगे बढ़कर सबकी जान बचाएगा। मैं तो अभी डर के मारे मर ही गया था। हाँ, वो भाई सच में कमाल निकला। वही हमारा रक्षक है। मुझे लगा था वो अपनी जान बचाने के लिए उस खूबसूरत लड़की को मार देगा, लेकिन वो तो सच में गजब निकला। अगर वो नहीं होता तो हम मर चुके होते। उधर मैं अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। जिस हाथ से मैंने बंदूक पकड़ी थी
उसमें भयानक दर्द हो रहा था। वह लगभग सुन्न पड़ चुका था। स्पष्ट था कि उन लगातार हरकतों ने मेरे शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। अगर सिस्टम का सहारा नहीं होता तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। तभी अचानक मुझे एक मधुर और हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। अभी जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने सिर घुमाकर उस लड़की की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल चुकी थी। कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या मैं तुम्हें खाने पर ले जा सकती हूँ? मेरी तरफ देखते ही लड़की का चेहरा लाल हो गया। वह पहले ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मेरे दिल में हलचल सी मच गई। अनजाने में ही मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैं उससे और फ्लर्ट करने वाला था, अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी और हत्या की मंशा से भरी आवाज गूंज उठी। जियांग, तुम किसके साथ खाना खाने जा रहे हो? वह आवाज बेहद जानी पहचानी थी। पिछले एक महीने में मैं उसे अनगिनत बार सुन चुका था। मैंने जल्दी से सिर घुमाकर देखा। वहां लगभग 24-25 साल की एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थी। उसने गुस्से से लू लिंगलिंग की ओर उंगली उठाई। ये लड़की कौन है? मैं अंदर ही अंदर बेबस होकर आह भरने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। वह और कोई नहीं, मेरी मंगेतर चिंजिंग यान थी। उधर दूसरी तरफ अस्थाई स्पेशल फोर्स सैन्य क्षेत्र की महिला अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम को वापस लौटने का आदेश दिया। उन्हें तुरंत कमांडर फैन तियान द्वारा बुलाया गया ताकि पूरे मामले की जानकारी ली जा सके। कमांड सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग आमने सामने बैठ गए। फैन ले अभी अभी मीटिंग खत्म करके आई थी। वे फांगुआताई स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से मीटिंग आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। भौहें तनाव से सिकुड़ी हुई थीं। सबके बैठते ही उसने तुरंत पूछा, बंधकों की स्थिति कैसी है? कितने लोग घायल हुए? शहर में हुआ यह आतंकी हमला मुख्य रूप से नगर प्रशासन की जिम्मेदारी थी। हालांकि इसका उससे सीधा संबंध नहीं था, लेकिन निर्दोष लोगों की जान जाने का विचार ही उसे भीतर से दुख दे रहा था। एक सैनिक होने के नाते देश और जनता की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था। और अब उसी शहर में जहां उसकी सेना तैनात थी, ऐसी घटना हो गई थी। यह बात उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। तभी तांग शियान मुस्कुराते हुए बोला, कमांडर, सिर्फ 2 छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही फैन तियानले हैरान रह गई। ये ऑपरेशन इतना आसानी से कैसे सफल हो गया? क्या शहर की स्वॉट टीम ने तुम्हारे पहुंचने से पहले ही कार्रवाई कर दी थी, या फिर तुम्हारी मदद से आतंकियों को खत्म किया गया? जल्दी बताओ, आखिर वहां हुआ क्या था? फैन टीएनएलए ने उत्सुकता और हैरानी भरी आवाज में पूछा, क्योंकि जो आतंकी इतनी आसानी से शहर में घुस आए थे वे कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकते थे। वे अनुभवी, संगठित और बेहद खतरनाक थे। ऐसे हालात में बंधकों को सुरक्षित बचा लेना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबकी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। फैन टीएनएलए खुद भी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पा रही थी। शार्प ब्लेड स्पेशल फोर्स के कई सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उनमें से एक बोला, बंधकों को बचाने में हमारा कोई हाथ नहीं था और शहर की स्वॉट टीम ने भी दखल नहीं दिया। यह सुनते ही फैन टीएनएलए की भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर आखिर हुआ क्या था? तभी वोंग यानेबिन अपनी सीट से उठा। उसने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और कॉन्फ्रेंस रूम के कंप्यूटर में लगाते हुए बोला, चीफ, आप खुद ही देख लीजिए। वीडियो चलना शुरू हुआ। कुछ मिनट बाद वीडियो खत्म हो गया, लेकिन फैन टीएनएलए अब भी चुपचाप स्क्रीन की तरफ देख रही थी। स्क्रीन पर 3 आतंकियों की लाशों की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। हर आतंकी के माथे के बीचों बीच एक गहरा गोली का निशान साफ नजर आ रहा था। बंधक बनने के बावजूद लगातार 3 गोलियां चलाकर तीनों आतंकियों के माथे पर सटीक निशाना लगाना, ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता था, चाहे उसकी निशानेबाजी हो या मानसिक शक्ति हो। वीडियो में दिख रहा वो युवा बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि उनकी सैन्य टुकड़ी का सबसे बेहतरीन सैनिक भी शायद ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद फैन टीएनएलए ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो ओल्ड फोन, मुझे आम लोगों के बीच एक बेहद खतरनाक टैलेंटेड छात्र मिला है। बाकी सभी लोगों को तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, हमें मीटिंग करनी है। अगर उसकी पहचान में कोई समस्या नहीं हुई तो मैं उसे स्पेशल फोर्स में भर्ती करने के लिए नियमों में भी छूट देने को तैयार हूँ। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जियांगलिंग शहर के सभी बड़े अधिकारी जमा हो गए। फैन टीएनएलए ने वीडियो को दोबारा स्लो मोशन में चलाया। पहले इसे ध्यान से देखो, फिर बात करेंगे। शुरुआत में सभी अधिकारी थोड़े उलझन में थे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया उनकी आंखों में हैरानी बढ़ती चली गई। कुछ मिनट बाद जब वीडियो रुका तो पूरे कमरे में आश्चर्य भरी आवाजें गूंज उठी। ये लड़का आखिर है कौन? क्या ये कोई नया किंग ऑफ सोल्जर्स है? नहीं, अगर ऐसा कोई सैनिक पैदा हुआ होता तो हमें पहले ही खबर मिल जाती। हर कोई उसकी पहचान जानने के लिए बेचैन था। फैन टीएनएलए हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब आप सब समझ गए होंगे कि यह लड़का कितना असाधारण है। वह निश्चित रूप से एक जीनियस है, और सबसे बड़ी बात, वह सेना से भी नहीं जुड़ा। एक कर्नल ने सिर हिलाते हुए कहा, एक आम नागरिक होकर भी उसकी क्षमता हमारे सैनिकों से ज्यादा है। तभी
एक रेजिमेंट कमांडर तुरंत बोला, वह स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग पाने के लिए पूरी तरह योग्य है। फैन टिएनएलए ने अपने पास बैठे मध्यम आयु के व्यक्ति की तरफ देखा। ओल्ड फोंग, पहले इसके पूरे बैकग्राउंड की जांच करो। ठीक है। ओल्ड फोंग तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। कमरे में बैठे सभी लोग बेचैनी से इंतजार करने लगे, क्योंकि ऐसा टैलेंट बहुत दुर्लभ होता है। अगर उसे सही ट्रेनिंग मिले तो वह भविष्य में दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक बन सकता था। करीब आधे घंटे बाद ओल्ड फोंग फाइलों का ढेर लेकर वापस लौटा। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच उसने रिपोर्ट बांटनी शुरू की। कुछ देर बाद फैन टिएनएलए अचानक चौंक कर बोली, क्या ये लड़का बीजिंग के जियांग परिवार से है? ये सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। जियांग परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके परिवार के मुखिया देश के संस्थापकों में से एक थे। पूरे देश में उनका बेहद सम्मान था। बीजिंग के सबसे प्रभावशाली परिवारों में जियांग परिवार का नाम लिया जाता था। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। रिपोर्ट के अनुसार यह लड़का एक निकम्मा और बिगड़ा हुआ अमीरजादा माना जाता था। वह हर दिन शराब, पार्टियों और लड़ाइयों में डूबा रहता था, जिससे पूरा जियांग परिवार परेशान था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जांच में यह भी साबित हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक तक नहीं चलाई थी। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी बड़े अधिकारियों की नजरें बदल गईं। जिस इंसान ने कभी बंदूक नहीं पकड़ी, वह इतनी खतरनाक निशानेबाजी कैसे कर सकता है? इससे सिर्फ एक बात साबित होती थी, या तो उसका टैलेंट इंसानी समझ से परे थी, या फिर वह अब तक अपनी असली ताकत दुनिया से छुपा कर बैठा था। लेकिन चाहे सच्चाई जो भी हो, एक बात तय थी, वह स्पेशल फोर्स में शामिल होने के पूरी तरह योग्य था। और अगर वह खुद तैयार हो जाए तो शायद जियांग परिवार भी इस फैसले का विरोध नहीं करेगा। 2 मिनट बाद फैन टिएनएलए ने गला साफ किया और गंभीर आवाज में कहा, संक्षेप में कहूं तो जियांग परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे के रूप में उसकी पहचान पूरी तरह साफ है। वह एक सच्चा चीनी नागरिक है। बाकी सभी अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक बुजुर्ग अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, भले ही जियांग परिवार सेना में प्रभावशाली हो, लेकिन यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत क्षमता मायने रखती है, पारिवारिक ताकत नहीं। फिर उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अब बेकार की बातें बंद करो। जियांग फैमिली, बीजिंग को खबर भेज दो। अगर वो आने के लिए तैयार है तो हमारा स्वागत रहेगा, और अगर नहीं आना चाहता तो हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ओ वेन, साथ ही बीजिंग की जियांग फैमिली को भी इसकी सूचना दे देना। जिन लिंग सिटी में उस समय मैं आराम से डिनर कर रहा था। चुनिंग यान पहले ही फ्लाइट पकड़कर वापस बीजिंग जा चुकी थी। उसे अपनी मिलिट्री पोस्ट पर लौटना था। जाने से पहले उसने मुझे बार बार समझाया, अच्छे बच्चे की तरह रहना, कोई मुसीबत मत खड़ी करना और जल्दी बीजिंग वापस आ जाना। मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। उसे विदा करने के बाद मैं रात को लिविंग रूम में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक आतंकवादियों का सफाया किया। आप सफलतापूर्वक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बन चुके हैं। इनाम के तौर पर आपको 2 लॉटरी ड्रॉ मौके दिए जाते हैं। साथ ही याद दिलाया जाता है कि कोच बनने के बाद सिस्टम का स्टोर सेक्शन अनलॉक हो जाएगा, जहां होस्ट अपनी जरूरत के अनुसार आइटम खरीद सकेगा। और कोच बनने के बाद समय समय पर अतिरिक्त रिवॉर्ड भी मिलते रहेंगे। सिस्टम की बात सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत कहा, सिस्टम लॉटरी शुरू कर। तुरंत सिस्टम इंटरफेस खुल गया और सामने एक विशाल रूलेट व्हील दिखाई दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म दबाया, रूलेट तेजी से घूमने लगा। लॉटरी शुरू। कुछ ही देर बाद रूलेट रुक गया और सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो होस्ट, आपको फिजिकल इवोल्यूशन पोशन प्राप्त हुआ है। इसे इस्तेमाल करने पर आपका शरीर स्पेशल फोर्सेस लेवल तक विकसित हो जाएगा। मेरी आंखें चमक उठी। बिना देर किए मैंने दूसरा ड्रॉ भी शुरू कर दिया। रूलेट फिर घूमने लगा और कुछ सेकंड बाद रुक गया। बधाई हो होस्ट, आपको इटर्नल ऑल स्किल्स बुक प्राप्त हुई है। अब आप जो भी सीखेंगे उसे तुरंत मास्टर कर पाएंगे। मैं खुशी से पागल होने वाला था। मैंने तुरंत दोनों इनाम बाहर निकाले और इस्तेमाल कर लिए। जैसे ही मैंने पोषण पिया, अचानक मेरे पूरे शरीर में विस्फोटक ताकत दौड़ गई। मेरी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गईं। हालांकि बाहर से शरीर ज्यादा भारी भरकम नहीं दिख रहा था, लेकिन उन मांसपेशियों के अंदर छुपी ताकत बेहद डरावनी थी। स्पेशल फोर्सेस लेवल का शरीर सच में कमाल है। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने नए शरीर को देखता रहा और संतुष्टि से सिर हिलाया। सिस्टम से मुझे पहले ही पता चल चुका था कि सैनिकों के अलग अलग स्तर होते हैं। स्पेशल फोर्सेस सिर्फ शुरुआत थी, उसके ऊपर टॉप टियर स्पेशल फोर्सेस, फिर सोल्जर किंग, किंग ऑफ किंग्स और आखिर में वर्ल्ड क्लास लेवल मौजूद था। लेकिन फिलहाल भी मैं बेहद खुश था। आखिर सिस्टम मेरे पास था। कोच बनने के बाद तो मैं लेटे लेटे भी लेवल अप कर सकता था। देर सवेर मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने वाला था। चलो अब विंग चुन ट्राई करते हैं। मैंने तुरंत विंग चुन सीखना शुरू किया। अचानक एक चमकदार रोशनी मेरे शरीर में समा गई और अगले ही पल मैंने विंग चुन पूरी तरह मास्टर कर लिया। मेरे दिमाग में अनगिनत जानकारी भर गई। फोर्स कैसे इस्तेमाल करनी है, अटैक कैसे करना है, डॉज कैसे करना है, डिफेंस कैसे करना है, सब कुछ मानो जन्मजात याद हो गया हो। अब मेरे हर मूवमेंट में जबरदस्त स्मूथनेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सालों से विंग चुन की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। स्पेशल फोर्सेस लेवल का शरीर और ऊपर से विंग चुन मास्टरी। अगर अब किसी आम स्पेशल फोर्सेस सैनिक से 1-on-1 लड़ाई हो तो मैं लगभग अजेय था। सिर्फ
टॉप टियर स्पेशल फोर्सेस या असली एलीट सोल्जर्स ही शायद मुझसे थोड़ा बेहतर हो सकते थे। लगता है स्पेशल फोर्सेस में भर्ती की बात लगभग पक्की हो चुकी है, वरना सिस्टम मुझे ऐसे रिवॉर्ड कभी नहीं देता। मैंने मन ही मन अंदाजा लगाया कि मिलिट्री की तरफ से जल्द ही खबर आने वाली है। उधर उसी समय बीजिंग की जियांग फैमिली में चिनकिंग यान अकेले वापस पहुंची। जैसे ही वह एयरपोर्ट से उतरी, सीधे जियांग फैमिली की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने फैमिली नेटवर्क के जरिए मेरा वीडियो कई बार देखा, लेकिन अब तक भी उसे यकीन नहीं हो रहा था उस जिद्दी लड़के में इतनी क्षमता छुपी थी। मैंने सच में उसे बहुत कम आंका। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतना बड़ा हथियारों का टैलेंट, अगर इसे मिलिट्री में ट्रेन किया जाए तो शायद इसकी सारी खराब आदतें भी बदल जाएं। इतनी बड़े टैलेंट को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। असल में उसका मकसद मुझे पूरी तरह बदल देना था, एक नया इंसान बनाना। ये सोचते ही उसकी चाल और तेज हो गई। रात के ठीक 8 बजे वह जियांग फैमिली के घर पहुंच गई। उस समय फैमिली डिनर खत्म कर चुकी थी। चुनिंग यान का अचानक आना देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। मैं जियांग फैमिली की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा था और इकलौता लड़का भी, यानी भविष्य में पूरे परिवार का वारिस बनने वाला था। इसी वजह से परिवार मेरी मंगेतर चुनिंग यान को बेहद अहमियत देता था। ऊपर से जियांग और चिन फैमिली के रिश्ते पहले से ही काफी करीबी थे। दोनों परिवारों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। इसीलिए चुनिंग यान लगभग इस परिवार की बेटी जैसी ही थी। उसके आने की खबर मिलते ही मेरे माता पिता तुरंत बाहर आ गए और उसे गर्मजोशी से बातें करने लगे। कुछ देर बातचीत के बाद चुनिंग यान अचानक गंभीर होकर बोली, अंकल आंटी दादाजी कहाँ हैं? मुझे आप लोगों और दादाजी से एक जरूरी बात करनी है। जियांग शोंगयुन और वांग युन दोनों एक पल के लिए चौंक गए। तभी जियांग शोंगयुन बीच में बोल पड़े, चिंग यान आखिर बात क्या है? इतनी जल्दी में क्यों आई हो? अचानक उन्हें कुछ याद आया और उनका चेहरा काला पड़ गया। रुको, क्या उस जियांग बेजिंग ने फिर बाहर कोई मुसीबत खड़ी कर दी? बिल्कुल, जियांग शोंगयुन गुस्से से गरज उठे। वो हरामखोर लड़का, उसे बस मुसीबतें खड़ी करना ही आता है। कसम से इस बार उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चुनिंग यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धीरे से उसने कहा, अंकल आंटी आपने गलत समझ लिया। हाँ, बात बेजिंग की ही है, लेकिन इस बार उसने कोई मुसीबत नहीं खड़ी की। ये अच्छी खबर है। जियांग शोंगयुन और वांग युन दोनों चौंक गए। क्या उस निकम्मे से अच्छी खबर? वांग युन ने अविश्वास से पूछा। चिंग यान आखिर हुआ क्या है? लेकिन चुनिंग यान ने जानबूझकर सस्पेंस बनाया। आंटी ये सच में बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं सब कुछ दादाजी के सामने ही बताऊंगी। वांग युन हंस पड़ी। तुम बच्ची भी ना, चलो फिर जल्दी चलते हैं। इस समय तक तुम्हारे दादाजी अभी सोए नहीं होंगे। इसके बाद सब लोग उठकर घर के पीछे बने पुराने आंगन की तरफ चल पड़े, जहां जियांग फैमिली के मुखिया रहते थे। वहां माहौल काफी शांत था। रात की ठंडी हवा बह रही थी। कमरे के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। बूढ़े दादाजी अभी तक जाग रहे थे। जियांग फैमिली के मुखिया अब 90 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत अब भी काफी अच्छी थी। न कोई बड़ी बीमारी, न शरीर में कमजोरी। उनकी आंखों में अब भी वही पुराना तेज मौजूद था। दादाजी ने चुनिंग यान से थोड़ी देर तक प्यार से बातें की। वो इस होने वाली पोती बहू से बेहद खुश थे। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, चिंग यान उस लड़के बेजिंग पर नजर बनाए रखना। हालांकि वो आलसी और नालायक है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। असल में वो सीधा साधा बच्चा है। जब वो सच में सुधर जाएगा तब बहुत अच्छा इंसान बनेगा। चुनिंग यान आज्ञाकारी लड़की की तरह चुपचाप सिर हिलाती रही। हालांकि मेरे सामने वो बेहद खतरनाक और दबंग रहती थी, लेकिन दादाजी के सामने पूरी संस्कारी लड़की बन जाती थी। स्पष्ट था कि ये लड़की बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही चालाक भी है। आखिरकार दादाजी की लंबी बातें सुनने के बाद चुनिंग यान जल्दी से बोली, दादाजी चिंता मत कीजिए, बेजिंग वास्तव में बहुत बहादुर निकला। उसने तो आज लोगों की जान बचाई है। क्या? दादाजी एकदम चौंक गए। फिर चुनिंग यान ने जल्दी जल्दी जिनलिंग सिटी में हुई पूरी आतंकवादी घटना सुनानी शुरू की। जैसे जैसे वो कहानी सुनाती गई, जियांग शोंगयुन और वांग युन दोनों के चेहरे बदलते गए। दोनों को अपनी ही सुनाई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि बूढ़े दादाजी भी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, ये असंभव है। जियांग शोंगयुन ने अविश्वास से कहा, चिंग यान कहीं उस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? मैं अपने बेटे को नहीं जानता क्या? अगर उसके पीछे जियांग फैमिली का नाम ना हो तो वो आखिर कर ही क्या सकता है? उन्होंने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। वो बंदूक चलाएगा, 3 आतंकवादियों को मार देगा और सैकड़ों बंधकों को बचा लेगा। दादाजी भी हल्का सा मुस्कुराए और सिर हिलाया। काश ये सच होता, लेकिन अफसोस, बेजिंग अभी बहुत छोटा है। उसे अभी जिंदगी का अनुभव चाहिए। चुनिंग यान पूरी तरह निराश हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये सब उसी लड़के की गलती है। रोज इतनी शरारतें करेगा तो लोगों की नजर में इमेज ऐसी ही बनेगी। लेकिन ये सोचकर उसे थोड़ी हंसी भी आई। फिर उसने मासूम लड़की जैसा चेहरा बनाकर नाराजगी से कहा, दादाजी मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? तभी अचानक ट्रिंग 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 जियांग शोंगयुन का फोन बज उठा। उन्होंने फोन निकाला और देखा कि कॉल किसी मिलिट्री नंबर से थी, लेकिन ये बीजिंग की नहीं थी। वो थोड़ा हैरान हुए, मगर ज्यादा सोचे बिना कॉल उठा ली। कमरा तुरंत शांत हो गया। फोन के दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, मिनिस्टर जियांग। सही, मैं फैन तियनलेई बोल रहा हूँ, स्पिरिट स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री रीजन का कमांडर। कमांडर फैन? जियांग शोंगयुन थोड़े चौंक गए। वो नाम उन्होंने पहले जरूर सुना था। मिलिट्री में फैन तियनलेई का दर्जा काफी ऊंचा था। दोनों ने औपचारिक बातें की
और फिर फैन तियनली सीधे मुद्दे पर आ गए। मिनिस्टर जियांग, क्या आपको जियांग बेइजिंग की आज की घटना के बारे में पता है? जियांग शोंगयुन तुरंत बोले, उस लड़के ने अब क्या कर दिया? कमांडर फैन थोड़े अजीब तरीके से मुस्कुराए। उन्हें पहले से पता था कि मैं काफी बिगड़ैल माना जाता हूँ, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरा खुद का पिता भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी बात समझानी शुरू की। नहीं, बात वैसी नहीं है। आज हमारे शहर के स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ था और जियांग बेइजिंग भी उन्हीं बंधकों में फंसा हुआ था, लेकिन उसने अद्भुत सैन्य टैलेंट दिखाया। उसने अकेले 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि बेहद सटीक स्नाइपर शूटिंग करके हमारी मिलिट्री और पुलिस की मदद की और सभी बंधकों को सुरक्षित बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर फैन तियनली मुस्कुराते हुए बोले, मिनिस्टर जियांग, जैसा बाप वैसा बेटा। आपका बेटा सच में बहुत शानदार नौजवान है। हमारे चीन को ऐसे ही बहादुर युवाओं की जरूरत है। ये सुनते ही जियांग शोंगयुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में पहली बार गर्व की चमक दिखाई दी। उसके हमेशा सख्त रहने वाले चेहरे पर भी उत्साह साफ झलक रहा था। किसने सोचा था कि उसका बेटा, जो इतने सालों से जिद्दी और निकम्मा बना हुआ था, असल में इतनी काबिलियत रखता है। आज उसने सच में अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। आखिरकार जियांग शोंगयुन होश में आया और जोर से हंस पड़ा। अच्छा लड़का है, आप लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस बदमाश को अभी भी अच्छी ट्रेनिंग और डांट की जरूरत है। फैन तियन भी हंस पड़ा और सीधे मुद्दे पर आया। मिनिस्टर जियांग, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमारी मिलिट्री को जियांग बेइजिंग का टैलेंट बहुत पसंद आया है। हम उसे विशेष अनुमति देकर स्पेशल फोर्स में भर्ती करना चाहते हैं, ताकि उसे एक बेहतरीन स्पेशल फोर्स सैनिक बनाया जा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? जियांग शोंगयुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही बूढ़े मास्टर जियांग ने मेज पर हाथ मारते हुए उत्साह से कहा, भेज दो उस लड़के को आर्मी में। उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब दादाजी ने फैसला सुना दिया तो जियांग शोंगयुन भला कैसे मना करता। उसने तुरंत फैन तियन को अपनी सहमति दे दी। फैन तियन बेहद खुश हुआ। उसने कुछ औपचारिक बातें की और फिर फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत उस घटना की वीडियो जियांग परिवार को भेज दी। पूरा परिवार वीडियो देखने बैठ गया। वीडियो देखते समय सभी घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींचे हुए थे, लेकिन जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। चुनिंगयान बार बार हैरानी से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। जियांग शोंगयुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यकीन हो गया। बस मानना थोड़ा मुश्किल था कि उस लड़के में सच में इतनी क्षमता हो सकती है। हमने कभी उसका ये रूप देखा ही नहीं। बूढ़े मास्टर जियांग भी बेहद संतुष्ट थे। उन्हें लगा कि उनका पोता बिल्कुल उन्हीं की तरह है, जंग के मैदान के लिए बना हुआ। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आर्मी में जाना उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन उस पर नजर रखना, कहीं वो सेना में भी कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। उधर दूसरी तरफ मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। मैं आराम से सो रहा था। अगली सुबह अचानक मेरा फोन बजा। कॉल मेरे पिता जियांग शोंगयुन की थी। हेलो डैड, इतनी सुबह क्यों फोन किया? थोड़ा और सो लेने देते। मैंने नींद भरी आवाज में शिकायत की। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आर्मी में जाकर भी ऐसे ही देर तक सोता रहेगा क्या? मैं एकदम चौंक गया। कुछ सेकंड सोचने के बाद मुझे समझ आ गया कि बात क्या है। मैं मुस्कुराया, तो आपको सब पता चल गया? जियांग शोंगयुन ने संतोष से कहा, बुरा नहीं, आखिरकार अब तू थोड़ा इंसानों जैसा लगने लगा है। फिर उन्होंने मुझे गंभीरता से समझाया। मैंने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत कीजिए। उन्होंने पूछा, स्पेशल फोर्स की जिंदगी बहुत कठिन होती है, क्या तू उसे झेल पाएगा? मैं हंस पड़ा। किसने कहा कि मैं स्पेशल फोर्स सैनिक बनना चाहता हूँ? क्या मतलब? मैंने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। जियांग शोंगयुन हंसते हुए डांटने लगे, अरे बदमाश, थोड़ा सा हुनर क्या आ गया? खुद को आसमान समझने लगा। हालांकि वो मेरी बात को मजाक ही समझ रहे थे। इसके बाद माँ ने भी मुझे कई बार समझाया। फिर दादाजी ने लंबी बातें शुरू कर दी। वो लगातार मेरी तारीफ करते रहे और बोले, अगर तू स्पेशल फोर्स सैनिक नहीं बन पाया तो मेरे सामने वापस मत आना। मैं बस मुस्कुरा दिया। स्पेशल फोर्स सैनिक नहीं, मुझे तो इंस्ट्रक्टर बनना था। ऐसा इंस्ट्रक्टर जो अजय स्पेशल फोर्स तैयार करे। सुबह 10 बजे फिर मेरा फोन बजा। इस बार कॉल स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री रीजन से था। उन्होंने बताया कि मेरा चयन हो चुका है और मुझे 3 दिन बाद यूनिट में रिपोर्ट करना है। लेकिन अब मेरे पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। सिस्टम मिलने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। समय तेजी से बीता। दोपहर 1 बजे खाना खत्म करते ही सेना की एसयूवी मुझे लेने आ गई। स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री रीजन जिनलिंग सिटी के बाहरी इलाके में एक विशाल पहाड़ के नीचे बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली और नदियां थी। दृश्य बेहद शानदार था, लेकिन सुरक्षा बहुत सख्त थी। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती थी। मैंने गेट पर खड़े 2 पूरी तरह हथियार बंद सैनिकों को देखा। उनके पीछे सैनिकों की लंबी कतार सीधी खड़ी थी। अंदर एक लंबी सड़क दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। दोनों ओर हरे भरे पेड़ हवा में झूम रहे थे। चारों तरफ सैनिकों के जोरदार नारे गूंज रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी गेट तक पहुंची,
गार्ड ने सख्त सलामी दी। पास दिखाइए। फोंग डुओ ने अपना कार्ड दिखाया। जांच के बाद गार्ड ने फिर सलामी दी और हमारी गाड़ी अंदर जाने दी। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक विशाल मैदान दिखाई दिया। वो मैदान लगभग 4-5 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। सैकड़ों सैनिक पसीने में भीगे हुए दौड़ लगा रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मैदान के किनारे 2 लोग खड़े थे जो बेहद गंभीर नजरों से ट्रेनिंग कर रहे सैनिकों को देख रहे थे। आगे चल रहा सैनिक बेहद रौबदार और जोशीला था। उसकी मौजूदगी ही दबदबा पैदा कर रही थी। मैं उससे पहले मिल चुका था। वो था जनरल फैन तिएनले, स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री रीजन का कमांडर। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 30 साल। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी। पूरे शरीर में जरा भी ढीलापन नहीं था। हल्की सांवली त्वचा और बेहद खतरनाक आभा। वो था यांग गांग, थंडरबोल्ट कमांडो यूनिट का सदस्य। मेजर मुझे गाड़ी से नीचे उतार कर लाया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, पास से एक परिचित और भारी आवाज सुनाई दी। वो फैन तियन की जोरदार हंसी थी। हा हा, आखिर तुम आ ही गए। चलो पहले तुम्हें तुम्हारा नया रहने का माहौल दिखाते हैं। आवाज के साथ फैन तियन और यांग गांग तेजी से मेरी तरफ आए। पास पहुंचते ही फैन तेयन ने दोस्ताना अंदाज में मेजर के कंधे पर हाथ मारा। अच्छा काम, अब तुम अपनी यूनिट में वापस जाओ। मेजर ने तुरंत सैल्यूट किया। उसकी आंखों में साफ सम्मान दिखाई दे रहा था। इतना देखकर ही समझ आ गया कि फैन तेयन की इस पूरे मिलिट्री रीजन में कितनी ऊंची हैसियत है। फिर फैन तेयन बेहद गर्मजोशी से मुझे अपने साथ ले गया। आओ, मैं तुम्हें पूरा कैंप दिखाता हूँ। वो रास्ते भर पूरे स्पेशल ऑपरेशन बेस का परिचय देता रहा। ये हमारा डाइनिंग हॉल है। वो सामने वुल्फ फेंक फर्स्ट बटालियन है और इधर देखो, ये नई बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। कैसी लगी? उसने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा। ये हमारी नई महिला स्पेशल फोर्स यूनिट फायर फीनिक्स स्पेशल ऑपरेशन टीम का डॉर्मेट्री है। उसकी आवाज में साफ गर्व झलक रहा था। उधर मैं पहले ही यांग गांग की आंखों में छिपी नफरत और तिरस्कार महसूस कर चुका था, लेकिन मैंने बस हल्की मुस्कान दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिर मैं यहाँ सिर्फ मजे लेने नहीं आया था। और जहां तक फायर फीनिक्स यूनिट की बात थी, एक पुनर्जन्म लेने वाले इंसान के तौर पर मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता था। बल्कि मैं तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया। क्या मैं फायर फीनिक्स का इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ? ये तो कमाल की पोस्ट है। तभी फैन तेयन मेरी तरफ मुड़ा और बोला, फायर फीनिक्स की महिला सैनिकों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये 3 दिन तुम्हारे लिए हैं। आराम से कैंप घूमो, माहौल समझो और फिर सोचो कि तुम्हें किस बटालियन में जाना है। भले ही तुम्हारा हथियार चलाने का टैलेंट बहुत दुर्लभ है, लेकिन जवानों को शुरुआत एक नए भर्ती सैनिक की तरह ही करनी पड़ती है। लेकिन फैन तियन को क्या पता था, जिस पल मैंने फायर फीनिक्स का कैंप देखा, उसी पल मेरे दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी। मैं मुस्कुराया और फिलहाल उसकी बात मान ली। इसके बाद यांग गांग मुझे डॉर्मेट्री की तरफ ले जाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। बस परिवार में बड़े लोग हैं, इसलिए इतना सम्मान मिल रहा है, उसने मन ही मन सोचा। और ये लड़का खुद को स्पेशल फोर्स समझ रहा है। मुझे लगता है 2 दिन ट्रेनिंग करेगा और फिर बैग उठाकर भाग जाएगा। यांग गांग ने तय कर लिया कि वो मुझे थोड़ा सबक सिखाएगा। ज्यादा देर नहीं लगी। एक मोड़ पार करते समय उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और चुपके से अपना पैर आगे अड़ा दिया। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता, लेकिन उसने मेरी ताकत और रिएक्शन स्पीड को बहुत कम आंका था। आखिर मैंने फिजिकल एनहांसमेंट ड्रग इस्तेमाल किया था। अब मेरा शरीर पूरी तरह स्पेशल फोर्स लेवल तक पहुंच चुका था। ऊपर से विंग चुन भी था। मेरे लिए ऐसी चाल से बचना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही उसने पैर अड़ाया, मेरा शरीर हल्के से मुड़ा और मैं आसानी से उसके पैर को पार करके उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। फिर मैंने बस हल्का सा धक्का दिया। सिर्फ 20% ताकत इस्तेमाल की थी। धड़ाम! यांग गांग का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। प्रमोशन मिलने के बाद शायद पहली बार वो इतनी शर्मनाक हालत में गिरा था। वो जल्दी से उठकर बैठा और हैरानी से अपने पैरों को देखने लगा, क्योंकि मेरी हरकत इतनी तेज थी कि उसे समझ ही नहीं आया वो गिरा कैसे। वो बड़बड़ाया, क्या मैंने हाल में ट्रेनिंग कम कर दी है? फिर उसने सिर उठाया और देखा कि मैं उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इवोका तुरंत शर्मिंदा हो गया। वह मुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उल्टा खुद ही बेइज्जत हो गया। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना बड़ा स्वागत करने की जरूरत नहीं थी। लंबा सफर तय करके आया हूँ, फिर भी तुम खुद मुझे बैरक तक छोड़ने चले आए। मेरे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन इवोका के लिए यह और भी ज्यादा चुभने वाली बात थी। वह मन ही मन झुंझला उठा। मुर्गी चुराने चला था, उल्टा दाना भी गंवा बैठा। उसने सोचा, क्या इस लड़के में सच में कुछ खास है? उसका मन तो कर रहा था कि मुझे वहीं पीट दे, लेकिन अभी उसके पास कोई बहाना नहीं था। आखिरकार वह चुपचाप मुझे लेकर आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ मैंने इस छोटी सी बात को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया। मैं समझ सकता था कि इवोका बुरा इंसान नहीं है। उसे मुझसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बस मेरी पहली छवि उसे पसंद नहीं आई थी। कल शाम इकट्ठा की गई जानकारी के बाद मेरे दिमाग में पूरा प्लान तैयार हो चुका था। मुझे लगभग 70 से 80% भरोसा था कि मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। अगली सुबह आसमान में हल्की रोशनी फैलते ही मैं बिस्तर से उठ गया। कपड़े पहनने के बाद मैं सीधे उस फायर फीनिक्स कैंप की तरफ चल पड़ा जिसे मैंने कल देखा था। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फायर फीनिक्स टीम की 8 महिला सैनिक सुबह की हल्की धूप में मैदान के चक्कर लगा रही थीं। सुबह की रोशनी में मैंने उनकी लीडर को साफ देखा। वह लंबी थी, उसकी बॉडी बेहद आकर्षक
और फिट थी। उसका चेहरा गंभीर और दबदबे वाला था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि लगता था जैसे वे खुद बात कर रही हों। कल जुटाई गई जानकारी से मैं पहले ही जान चुका था, वह फायर फिनिक्स टीम की सबसे खूबसूरत सदस्य थी। साथ ही वह चिनुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में माहिर थी। उसके पीछे एक दूसरी महिला सैनिक दौड़ रही थी। उसके बाल छोटे थे और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी, लेकिन मैं जानता था कि वह दिखने में जितनी शांत लगती है उतनी है नहीं। वह कराटे में 7 डैन ब्लैक बेल्ट थी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स कर चुकी थी। आर्मी मेजर तानिया। हालांकि इस बार मेरा असली लक्ष्य ये लड़कियां नहीं थी। मैंने अपनी नजर मैदान के किनारे खड़े एक आदमी पर टिकाई। वह करीब 30 साल का मजबूत शरीर वाला इंस्ट्रक्टर था। उसे देखते ही मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि मेरा असली निशाना वही था। मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शायद उसने भी मुझे आते हुए देख लिया था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की नाराजगी दिखाई दी। उसने सख्त आवाज में कहा, वापस जाओ, अभी फायर फिनिक्स टीम की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। अगर कोई काम है तो बाद में आना। इंस्ट्रक्टर लेई को लग रहा था कि मैं किसी काम से उसके पास आया हूँ, लेकिन उसके मन में एक और शक भी पैदा हो गया। उसे लगा शायद मेरी नजर शुरू से उसकी महिला सैनिकों पर थी, इसीलिए वह पहले ही मुझे डराकर दूर रखना चाहता था। उधर फायर फिनिक्स टीम की लड़कियों का ध्यान भी मेरी तरफ चला गया। सच कहूं तो मेरी शक्ल सूरत काफी अच्छी थी, इसीलिए जैसे जैसे मैं करीब आया कई लड़कियां मुझे देखने लगी। इट्सू और शिन भी मुझे गौर से देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है, इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, हाल ही में कैंप में आया नया लड़का यही है, कैपिटल का वो मशहूर बिगड़ैल लड़का जैंग बेजिंग। सुना है इसी ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। तभी जनरल फैन ने इसे खास तौर पर भर्ती किया, लेकिन फिर उसने होंठ सिकोड़ ली, क्योंकि राजधानी में पढ़ाई के दौरान उसने मेरे बारे में कई बुरी बातें सुन रखी थी। ड्रंक ड्राइविंग, झगड़े, बदतमीजी। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में इतना काबिल हो सकता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, 3 आतंकवादियों को मार गिराने वाली बात जरूर बढ़ा चढ़ाकर कही गई होगी। असल में तो ये सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। बाकी फायर फिनिक्स सदस्य भी शायद यही सोच रही थी। तभी लड़कियों की लाइन से हल्की हंसी की आवाज आई। इंस्ट्रक्टर लेई का चेहरा और सख्त हो गया। फायर फिनिक्स टीम को खड़ा करने में उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे आते ही लड़कियों का ध्यान भटक गया था। वह तुरंत मुड़ा और जोर से चिल्लाया, कोई डील नहीं देगा, जो ध्यान भटकाएगा उसे अतिरिक्त पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। इसके बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा। अब मैं उससे सिर्फ 10 मीटर दूर था। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये सेना का कैंप है, राजधानी नहीं। पीछे हट जाओ और मेरी ट्रेनिंग में बाधा मत डालो। लेकिन मैंने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन लेई को अचानक मुझसे हल्का दबाव महसूस होने लगा। हालांकि वो डर नहीं रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह एहसास अजीब है। मैं मुस्कुराकर बोला, इंस्ट्रक्टर लेई, चिंता मत करो, मैं आपकी ट्रेनिंग में दखल नहीं दूंगा, बस देखने आया हूँ। लेई ने अपनी बेचैनी दबाई और ठंडे स्वर में बोला, पीछे हट जाओ वरना मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उधर फायर फिनिक्स टीम की लड़कियां उत्सुकता से हमें देख रही थीं। वे जानना चाहती थीं मैं डर कर पीछे हटूंगा या फिर इंस्ट्रक्टर लेई से सबक खाऊंगा। फायर फिनिक्स टीम के सभी लोग ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं अचानक हंसते हुए सिर खुजलाऊंगा और एक सीधा सादा चेहरा बनाकर कहूंगा, कैप्टन लेई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, मैंने डॉक्टर क्यू से सुना है, क्या मैं फायर फिनिक्स का इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ? ये सुनते ही लेई जान के दिमाग में पहला ख्याल आया, बगावती, ये लड़का तो हद से ज्यादा घमंडी है। वो कुछ सेकंड तक मुझे मुंह खोले देखता रह गया। उसके सामने खड़ा ये नया लड़का सच में हद पार कर रहा था। लेकिन लेई जान आखिर लेई जान था। गुस्सा होने की बजाय वो हंस पड़ा, तुम फायर फिनिक्स के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो? उसी समय आसपास मौजूद सैनिकों को भी लग गया कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। खबर तुरंत फैल गई और थोड़ी ही देर में कमांडर फैन टीएनएलए अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए। फायर फिनिक्स कैंप में पहुंचकर फैन टीएनएलए ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। समझ नहीं पा रहा था कि मेरी तारीफ करे या मुझे पागल समझे। कमाल है, तुम अभी आए ही हो और सीधे इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, फैन टीएनएलए ने गंभीर आवाज में कहा। फायर फिनिक्स का इंस्ट्रक्टर कोई साधारण इंसान नहीं बन सकता, उसके लिए सोल्जर किंग होना जरूरी है, सबसे बेहतरीन सैनिक, और ये पद सालों की मेहनत से मिलता है। फिर उसने कहा, मैं तो आज तुम्हें पूरे मिलिट्री रीजन का दौरा कराने वाला था, लेकिन तुम तो सीधे इंस्ट्रक्टर बनने पर उतर आए हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो ऐसा करते हैं, मैं इंस्ट्रक्टर लेई जान को चैलेंज करता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ दिनों के लिए इंस्ट्रक्टर बनने दिया जाए, कैसा रहेगा? मेरी बात सुनकर आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। स्पेशल फोर्सेस में ताकत की बहुत इज्जत होती है, जो मजबूत होता है वही सम्मान पाता है। लेकिन बाकी सबको लग रहा था कि मैं अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा हूँ। असल में मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैं चाहता था कि सब लोग मुझे एक घमंडी और जिद्दी लड़के की तरह देखें, क्योंकि मेरी असली योजना अब शुरू हो चुकी थी। फायर फिनिक्स की लड़कियां मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उनके हिसाब से मैं बस एक नया भर्ती हुआ लड़का था जिसने अभी तक एक दिन की भी असली ट्रेनिंग नहीं की थी, और वो सीधे सोल्जर किंग को चुनौती दे रहा था। फैन
टीएनएलए के माथे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही फैसला कर चुका था। मैंने लेई जान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है कैप्टन लेई, आप चैलेंज लेने से डर रहे हैं? ये सुनकर लेई जान गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा वो मुस्कुराया। वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर बोला, तुम सच में फायर फिनिक्स के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो? हाँ, मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। लेई जान ने सिर हिलाया। दिलचस्प, चाहे तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जवान लोगों में महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है तुम्हारे पास उस लायक ताकत भी होगी। अब वो सच में मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा था। फिर उसने कमांडर फैन की तरफ मुड़कर कहा, कमांडर, मैं इसका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। इतना जोशीला नौजवान मौका डिजर्व करता है। अगर मैं हार गया तो कुछ दिनों के लिए इंस्ट्रक्टर की पोस्ट इसे दे दूंगा। फैन टीएनएलए ने सिर पकड़ लिया। ये सब क्या तमाशा है? लेकिन तभी चीफ ऑफ स्टाफ मुस्कुराते हुए बोला, कमांडर, आपने ही तो कहा था कि सेना को नए और महत्वाकांक्षी युवाओं की जरूरत है, फिर इसे मौका क्यों न दिया जाए? उधर फायर फिनिक्स की लड़कियां तो लगभग फटने वाली थीं। उनके हिसाब से एक नया लड़का सोल्जर किंग को चुनौती दे रहा था। ये खुद में मजाक था, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी सदस्य तान शाओलिन बस हल्की सी मुस्कुराई। उसे लगा कि अधिकारी लोग बस मुझे सबक सिखाना चाहते हैं ताकि मेरा घमंड टूट जाए। तभी लेई जान बोला, ठीक है, मुकाबले की 2 कैटेगरी तुम चुनो, अगर दोनों में जीत गए तो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्टर बनने दूंगा। कमांडर फैन भी अब उत्सुक हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसे लग रहा था कि मैं बार बार उसे सरप्राइज दे रहा हूँ। मैंने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा, जियोमेट्रिक शूटिंग और कॉम्बैट, ये दोनों मेरी सबसे मजबूत स्किल्स थीं। लेई जान बहुत घमंडी और आत्मविश्वासी इंसान था। वो अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, शूटिंग और कॉम्बैट ही सही। कुछ ही मिनटों में मेरी और लेई जान की लड़ाई की खबर पूरे स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री रीजन में फैल गई। जिन सैनिकों की कोई ट्रेनिंग या मिशन नहीं था, वो सब तमाशा देखने दौड़ पड़े। लेकिन ज्यादातर लोग मुझे देखने नहीं आए थे, वो आए थे सोल्जर किंग लेई जान की ताकत देखने। काफी समय से किसी ने उसे लड़ते हुए नहीं देखा था, और जहां तक मेरी बात थी, सबके लिए मैं बस एक पंचिंग बैग था। आखिर राजधानी का बदनाम अमीर लड़का एक वर्ल्ड क्लास सैनिक को कैसे हरा सकता था? उनमें से कुछ लोग तो बड़े बड़े सैन्य परिवारों से थे, और जिन्हें मेरी पुरानी हरकतों के बारे में थोड़ा ज्यादा पता था, वो अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहे थे, लेजान का पंचिंग बैग बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, कम से कम लड़के में हिम्मत तो है। आमतौर पर जब किसी स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर किंग का मुकाबला होता है तो पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। देखने वाले तक सांस रोक लेते हैं और खुद फाइटर भी पूरी तरह फोकस में रहता है। लेकिन यहाँ नजारा ही अलग था। फैंटोनियन चारों तरफ सैनिकों को देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था, जैसे पिकनिक देखने आए हूँ। उसके पास खड़े चीफ ऑफ स्टाफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच रहा था इस लड़के को ड्रिल इंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाए, अब तो खुद ही रास्ता निकल आया। वैसे भी इसका लेजान को हराना लगभग नामुमकिन है। यह कहते हुए उसने अपना चश्मा ऊपर किया और उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। उधर वुल्फ फेंक स्पेशल फोर्सेस के सदस्य भी तमाशबीन बन चुके थे। कुर्सियां खींच ली गई, ड्रिंक्स उठा ली गई और सब शो देखने के लिए तैयार हो गए। आखिर लेजान की ताकत के किस्से तो सबने सुने थे, लेकिन उसे लड़ते हुए बहुत कम लोगों ने देखा था। पहला मुकाबला था कॉम्बैट फाइट, और ये तो कैप्टन लेजान की सबसे मजबूत फील्ड थी। कुछ सैनिक हंसते हुए बोले, कैप्टन नए लोगों की धुलाई कैसे करते हैं, ये देखकर शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन तभी सब हैरान रह गए, क्योंकि पहले राउंड में खुद लेजान लड़ने नहीं उतरा। फैंटन ने भौं उठाकर पूछा, क्या तुम अपनी जगह किसी और को लड़ाओगे? लेजान मुस्कुराया और बोला, आखिर मैं श्याओ जांग से कई साल पहले सेना में आया हूँ। अगर मैं खुद रिंग में उतरकर उसे सबक सिखाऊं तो वो थोड़ा बुलिंग नहीं लगेगा? उसने आगे कहा, वैसे भी उसने अभी तक एक दिन की ट्रेनिंग भी नहीं ली। अगर लड़का घायल हो गया तो उसके दादा को क्या जवाब देंगे? फैंटन ने पुराने जनरलों के बारे में सोचकर सिर हिलाया। इजाजत मिलते ही लेजान ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया। बिग ऑंक्स, इधर आओ। भीड़ में से एक लंबा चौड़ा मसल्स से भरा सैनिक बाहर आया। उसकी बॉडी किसी टैंक जैसी लग रही थी। वो थोड़ा अजीब चेहरे के साथ बोला, कैप्टन, क्या सच में मुझे लड़ना है? वो लड़का मेरा एक मुक्का भी झेल पाएगा क्या? जैसे ही बिग ऑक्स सामने आया, कई लोग मेरी तरफ मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखने लगे। हालांकि उसकी टेक्निक टीम में सबसे बेहतरीन नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत डराने के लिए काफी थी। उसे बिग ऑक्स यूं ही नहीं कहा जाता था। उसके पूरे शरीर में बैल जैसी असीम ताकत भरी हुई थी। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि लेजान द्वारा बिग ऑक्स को चुनते ही मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी, क्योंकि मेरी योजना सफल हो चुकी थी। मुझे शुरू से पता था कि असली लड़ाई में मैं अभी लेजान का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर मुझे सिस्टम मिले अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मुझे यह भी पता था कि लेजान अपनी प्रतिष्ठा के कारण खुद रिंग में उतरकर मुझे नहीं पीटेगा। अब दोनों एरिना में आमने सामने खड़े थे। कॉम्बैट मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन तभी मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने सिर घुमाकर दर्शकों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे भविष्य के इंस्ट्रक्टर के तौर पर आज मैं तुम्हें पहला लेसन दूंगा। यह पहला लेसन होगा विंग चुन की असली तकनीकों का। ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। ये लड़का दिखावा कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। तुम्हें पता भी है बिग ऑंक्स कौन है? वो मुए थाई और चाइनीज मार्शल आर्ट्स का मास्टर है।
विंग चुन भी जानता है फायर फिनिक्स की लड़कियां भी हंसी रोक नहीं पाई। दिखावा करने की भी एक सीमा होती है, ऐसे खुद को खुला छोड़ना मतलब मौत को बुलाना है। बिग ऑक्स पहली बार इतनी खुली चुनौती से भड़क गया था। अगले ही पल उसका सीधा और भारी मुक्का बिजली की रफ्तार से मेरे चेहरे की तरफ आया। साइडलाइन पर खड़े सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि बिग ऑक्स के पंच हमेशा से अपनी ताकत, स्पीड और बेरहमी के लिए मशहूर थे, और उसने शुरुआत में ही इतना खतरनाक हमला कर दिया था। कुछ लोग तो पहले ही सिर हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगे। इस एलीट स्पेशल फोर्सेस टीम में सिर्फ बातें बनाकर कोई नहीं टिक सकता था। यहाँ तक कि असली विंग चुन मास्टर्स में भी बहुत कम लोग थे जो बिग ऑक्स का ये पहला मुक्का सीधे झेल पाते।